ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एन स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप्स। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, दैट इज स्वीडिश सर्कल मेथड। अगर मैं एक फाइनाइट स्लोप कंसिडर करूं, सो लेट्स कंसिडर अ फाइनाइट स्लोप। ये मैंने एक फाइनाइट स्लोप कंसिडर किया लाइक दिस। मान लो इसमें स्लिप सरफेस कुछ ऐसे है। This is the slip surface of the slope and this slip surface is having center O। यहाँ पे है, this is center O। इस slip surface का center O है। ठीक है। then this will be radius of this slip surface and this line will be also radius of this slip surface। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले हम्म सर प्लीज ये पहले से ही रिपीट कीजिए, हाँ हाँ मुझे मैं हाँ हाँ कोई ईयरबड। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, मैंने सबसे पहले एक फाइनाइट स्लोप कंसिडर किया। दिस इज अ फाइनाइट स्लोप। ठीक है, जो फाइनाइट स्लोप है दैट इज ए बी सी, दिस इज अ फाइनाइट स्लोप। एंड इस फाइनाइट स्लोप में मैंने एक स्लिप सरफेस कंसिडर किया, एक फेलियर सरफेस कंसिडर किया जो कि करोड़ है, सर्कुलर है। इस फेलियर सरफेस का सेंटर ओ पे है। देन ओ ए या ओ बी, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस स्लिप सरफेस। ओ ए या ओ बी ये होगी बराबर radius of this slip surface। And let's consider the slope is made up of C5 soil। मान लो, ठीक है, जो स्लोप में जो सॉइल है वो C5 सॉइल है, जिसमें कोहिजन भी है एंड फ्रिक्शन भी है। नाउ अगर हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, सो डिफरेंट, चूंकि सरफेस स्लिप सरफेस कर्व्ड है, सर्क्यूलर है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर हम यहाँ पे स्लिप सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, इन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी पॉइंट पे इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस चेंज होगा, डिफरेंट होगा। हर किसी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ तो नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड करता है और हर किसी पॉइंट पे इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस डिफरेंट होगा। तो उस वजह से हर किसी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफरेंट होगा। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्लोप्स में हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ स्लाइसिस। ऐसी सिचुएशन में हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ स्लाइसिस। ये मेथड ऑफ स्लाइसिस जो है, ये दिया था एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने, एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फेलिनियस। 1926 में इसने ये मेथड दिया था। इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं फेलिनियस मेथड या स्वीडिश सर्कल मेथड। स्वीडिश सर्कल क्यों? क्योंकि ये फेलिनियस ने दिया था एंड दैट पर्सन वाज फ्रॉम स्वीडन, वो स्वीडन से था, तो उसी ने इसका नाम दिया स्वीडिश सर्कल मेथड। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? महरुल्ला? यस सर, क्लियर है सर। एक सेकंड, हम ये लिखेंगे। बाकी लोग क्यों खामोश हैं? बाकी लोग क्यों खामोश हैं?
सर हो गए। नाउ इस मेथड में जो सॉइल अबव द स्लिप सरफेस, ठीक है, अब इस मेथड में हम क्या मानते हैं, इस मेथड में हम एज्यूम करते हैं जो सॉइल है अबव स्लिप सरफेस, जो सॉइल है अबव स्लिप सरफेस मींस ये वाली सॉइल, it is divided into a number of vertical slices of equal width। ठीक है, इस मेथड में हम क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो सॉइल है अबव द स्लिप सरफेस, इट इज डिवाइडेड इनटू a number of vertical slices of equal width like this। तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे, जो सॉइल है अबोव स्लिप सरफेस, ये है डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्लाइसेस ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, और जो ये जो स्लाइसेस है, ईच स्लाइस जो है ये एक्ट करता है एज इंडिविजुअल सॉइल कॉलम। ईच स्लाइस, ईच स्लाइस एक्ट्स एज इंडिविजुअल सॉइल कॉलम। हर कोई स्लाइस एक्ट करता है एज इंडिविजुअल सॉइल कॉलम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्लाइसेस, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ स्लाइसेस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने आ गए, 8। मींस टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सॉइल कॉलम्स कितने आ गए, वो आ गए 8। ठीक है, तो मैंने बोला इन स्लाइसेस को हम कंसिडर करते हैं एज इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट सॉइल कॉलम्स। हाँ, ठीक है, बट इनकी थिकनेस जो है वो हम यूनिटी लेते हैं। रिमेंबर, इनकी थिकनेस जो है वो हम यूनिटी लेते हैं। नाउ जो फोर्सेस होंगे बिटवीन द स्लाइसेस, ठीक है, जो फोर्सेस होंगे बिटवीन दी स्लाइसेस, जो इन स्लाइसेस के बीच में आपस में फोर्सेस होंगे, वो भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो द फोर्सेस बिटवीन टू सॉइल स्लाइसेस आर आल्सो नेग्लेक्टेड। ये भी हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। नाउ द वेट ऑफ द स्लाइस या वेट ऑफ द सॉइल इन ईच स्लाइस। ठीक है, नाउ वेट ऑफ द सॉइल इन ईच स्लाइस या सिंपली वेट ऑफ द स्लाइस, वो हम कैलकुलेट करते हैं एज यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ सॉइल, विड्थ ऑफ स्लाइस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज हाइट ऑफ स्लाइस। एंड थिकनेस आपको पता है, थिकनेस हम 1 लेते हैं। ठीक है, सो द वेट ऑफ सॉइल इन ईच स्लाइस या सिंपली वेट ऑफ ईच स्लाइस वो होता है बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो हम लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय एवरेज हाइट। ठीक है, एवरेज हाइट मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। व्हाट इज एवरेज हाइट? अगर आप देखोगे हर किसी स्लाइस में 2 हाइट्स है। फॉर एग्जाम्पल आप स्लाइस नंबर 3 कंसिडर कर लो। स्लाइस नंबर 3 में यहाँ पे एक हाइट है, यहाँ पे दूसरी हाइट है, तो हाइट वेरी कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन 2 हाइट्स की एवरेज हाइट ले रहे हैं। जो h यहाँ पे है फॉर ईच स्लाइस, दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ द टू, एवरेज ऑफ द 2 हाइट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे वेट ऑफ ईच स्लाइस हम निकालते हैं गामा इंटू बी इंटू एच multiplied by 1। what is 1? 1 is the thickness of the slice in the inward direction, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, वो हम 1 लेते हैं, यूनिटी लेते हैं।
नाउ द वेट ऑफ ईच स्लाइस, हर किसी स्लाइस का वेट जो है ये हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है। नाउ द वेट ऑफ ईच स्लाइस, हर किसी स्लाइस का वेट, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी स्लाइस का वेट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम किसी स्लाइस का वेट कंसिडर करेंगे सच एज मान लो 6 का हमने वेट कंसिडर किया। दिस इज द दिस इज द वेट ऑफ स्लाइस नंबर 6। अब इस वेट को मैंने आपको बोला हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज नॉर्मल कंपोनेंट एंड द अदर वन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, द नॉर्मल कंपोनेंट of the weight of each slice. Remember, the normal component of the weight of the each slice will pass through the center of the slip surface. ये याद रखना, हर किसी स्लाइस का वेट का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो पास होगा थ्रू द सेंटर ऑफ द स्लिप सरफेस, एंड the tangential component of the weight of the each slice, the tangential component of the weight of each slice, ठीक है, will cause a rotating moment about point O, ये एक रोटेटिंग मोमेंट जनरेट करेगा अबाउट सेंटर पॉइंट O। नॉर्मल कंपोनेंट हर किसी स्लाइस का पास होगा थ्रू O, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट एक रोटेटिंग मोमेंट डेवलप करेगा एट पॉइंट O। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। नाउ अब अगर हम एंड स्लाइसेस की बात करेंगे, सच है स्लाइस नंबर 1, यहां पे स्लाइस नंबर 1 में चूंकि यहां पे शेप ऐसी है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे में एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे चूंकि शेप ऐसी है, अगर आप यहाँ पे रिजॉल्व करोगे वेट, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट में एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, so when the tangential component is acting inwards, so this tangential component causes inward movement। एंड स्लाइसिस में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, याद रखना, वो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और वो एक इनवर्ड मूवमेंट डेवलप करता है। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट मींस रेस्टोरिंग मूवमेंट। सो इसीलिए यहाँ पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये हम पॉजिटिव लेते हैं, रिमेंबर, ये हम पॉजिटिव लेते हैं। बट व्हेन द टेंजेंशियल कंपोनेंट कॉजेज डाउनवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट, वो हम नेगेटिव लेते हैं। रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन। ये रुको, मैंने क्या बताया, हाँ सॉरी, मैंने उल्टा साइन कन्वेंशन बताया, सॉरी मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन उल्टा बताया। तो व्हेन द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कॉजिंग इनवर्ड मूवमेंट, रेस्टोरिंग मूवमेंट, so it is taken as negative, and when it is causing driving movement it is taken as positive। ठीक है, जब टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्राइविंग मूवमेंट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट डेवलप कर रहा है, सो उसको वो हम लेते हैं पॉजिटिव। एंड व्हेन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट causes inward movement, so it is taken as negative। So considering the whole slip surface,
अगर हम पूरा स्लिप सरफेस कंसिडर करेंगे जो कि है ए बी, द स्लिप सरफेस इज ए बी, अगर आप देखोगे द स्लिप सरफेस इज ए बी, अगर हम ये पूरा कंसिडर करेंगे, लेट्स कंसिडर इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल है। मान लो इसकी स्लिप सरफेस की लेंथ जो है वो एल है। सो देयरफॉर टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? टोटल ड्राइविंग फोर्स, total driving force means total force which causes the slow failure, that will be summation of tangential components of each slice. So अगर हम देखेंगे टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा होगा? एक तो होगा टोटल रेजिस्टिंग फोर्स होगा, एक तो होगा कोहेसिव फोर्स, दैट विल बी कोहेजन इनटू लेंथ, प्लस फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? दैट विल बी वर्टिकल फोर्स, दैट इज समेशन एन इंटू tan फाई। ठीक है, इस स्लोप में ड्राइव फेलियर कौन ड्राइव कर रहा है, करा रहा है? ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। बचा कौन रहा है इस स्लो फेलियर से? दो चीजें, एक तो कोहिजन, सो दैट विल बी कोहेसिव फोर्स अलोंग द स्लिप सरफेस, वही मैंने निकाला, दैट इज समेशन ऑफ कोहिजन इनटू टोटल लेंथ, प्लस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फाई, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। व्हाट इज आर? आर इज द टोटल रिएक्शन। टोटल रिएक्शन उतनी ही होगी जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा। सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? दैट इज समेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, ये होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स। एंड म्यू, व्हाट इज म्यू? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे होता है बराबर tan फाई के बराबर। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन इज स्लाइडिंग, that will be equal to Fs, so that will be equal to resisting force by driving force। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स कितना है हमने अभी देखा। हाँ, रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, अगर ये टोटल लेंथ, ये टोटल कर्व्ड लेंथ जो है ये हमने ली, दिस वाज टेकन एज कैपिटल एल। if this length of each slice, if the length of each slice is small l, अगर each slice की लेंथ जो है small l है, so this here total cohesive force will be summation of c into small l, not capital L. So it will be equal to summation of c into small l plus summation of n tan phi divided by driving force हमने देखा, it will be summation of t tangential force. Now factor of safety will be equal to, कोहिजन तो कांस्टेंट रहेगा, समेशन ऑफ स्मॉल एल विल बी कैपिटल एल। ठीक है, summation of small length will be total length of the slip surface, so factor of safety will be equal to cohesion into total length plus normal component of weight, normal component of weight आपको पता है that will be equal to W cos alpha, क्योंकि वो नॉर्मल कंपोनेंट तो cos अल्फा आएगा, tan फाई तो अपना है ही, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आएगा वेट का? सो दैट विल बी समेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे भी आएगा समेशन ऑफ, तो नीचे आएगा समेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट, सो दैट विल बी समेशन ऑफ W sin अल्फा।
अगर आप यहाँ पे वेट को रिजॉल्व कर रहे हो, दिस वेट को यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हो, सो दिस नॉर्मल कंपोनेंट विल बी, यहाँ पे अल्फा है, सो दिस नॉर्मल कंपोनेंट विल बी डब्ल्यू कॉस अल्फा, दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी डब्ल्यू साइन अल्फा. So this will be the factor of safety from the Swedish circle method. थोड़ा सा ड्राई है, समझ आया लेकिन. यस सर, आया समझ। तो इसमें इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, स्वीडिश सर्कल में ही नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ मोस्ट क्रिटिकल सर्कल. लोकेशन ऑफ मोस्ट क्रिटिकल सर्कल मतलब क्या है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी एक स्लोप में एक स्लिप सरफेस खुद ही लिया, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या यही मोस्ट क्रिटिकल फेलियर सेक्शन है कि नहीं है, क्या यही मोस्ट क्रिटिकल फेलियर सरफेस है कि नहीं है, क्या यहीं से फेलियर आएगा कि नहीं आएगा, वो मुझे पता नहीं है. तो इसमें वो भी निकालना पड़ता है. तो इसमें पहले वही निकालना पड़ता है, मोस्ट क्रिटिकल फेलियर सरफेस निकालना पड़ता है, फिर उस पर एनालिसिस करना पड़ता है. सो सो टू डिटरमाइन द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल, ठीक है. अब मोस्ट क्रिटिकल सर्कल कौन सा सर्कल होगा, रिमेंबर, मोस्ट क्रिटिकल सर्कल फेलियर सर्कल कौन सा सर्कल होगा जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, मिनिमम आएगा. मोस्ट क्रिटिकल फेलियर सर्कल विल बी दैट सर्कल जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, मिनिमम आएगा, जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम आएगा. अब वो सर्कल ढूंढने के लिए जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम है, हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच कर सकते हैं. वी यूज ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर अप्रोच. ट्रायल एंड एरर अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम तीन ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स को वैरी करते हैं. हम तीन ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स को वैरी करते हैं. ये तीन ज्योमेट्रिक पैरामीटर कौन कौन सा है, एक है सेंटर ऑफ रोटेशन, दूसरा है रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल, एंड तीसरा है डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट इन फ्रंट ऑफ टो. ये तीन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हम वैरी करते हैं. अब सेंटर ऑफ रोटेशन तो आपको पता है ये कौन सा सेंटर है, रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल भी पता है, बट व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट इन फ्रंट ऑफ टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा स्लोप है, कभी कभी बेस फेलियर आता है लाइक दिस, सो दिस इज द बेस फेलियर. अब इस फेलियर सरफेस का इंटरसेप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है टो से, तो ये इंटरसेप्ट टो से कितनी दूरी पे है, दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट इन फ्रंट ऑफ टो. यूजुअली यूजुअली हम यहाँ पे मानते हैं टो फेलियर आएगा. टो फेलियर मींस द फेलियर सरफेस पासिस थ्रू द टो लाइक दिस, लेकिन कभी कभी बेस फेलियर भी आता है, तो उसमें ये तीसरा पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट इन फ्रंट ऑफ टो. तो खैर, तो ये तीन पैरामीटर्स को हम वेरी करते हैं टू डिटरमाइन द सर्कल ऑफ मिनिमम फेलियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. लेकिन अगर हम ये ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, इसमें हमें बहुत ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, फिर बहुत ज्यादा ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है.
ये सर्कल ढूंढने के लिए। लेकिन देखा गया है कि वहां पे एक सर्टन पैटर्न होता है, एक सर्टन पैटर्न होता है। एक सर्टन पैटर्न होता है स्लिप सर्कल बिहेवियर में। ये लीनियरली मतलब क्या है इस चीज का, ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। ये इन तीन पैरामीटर से लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। वहां पे एक डेफिनेट पैटर्न है, और ये इस पैटर्न की नॉलेज किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को ही होगी। ठीक है, मैंने कहा अगर आप ये तीन पैरामीटर्स वेरी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, वहां पे एक सर्टेन पैटर्न आ रहा है। अब ये पैटर्न किसको पता होगी? ये पैटर्न किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही पता होगी। और उसी से क्या होगा, जिसको ये पैटर्न पता होगा, जिस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ये पैटर्न पता होगा, उसको नंबर ऑफ ट्रायल्स लेस होंगे, उसको नंबर ऑफ ट्रायल्स लेस होने लेने पड़ेंगे उसको। अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा इंसान जिसको पैटर्न पता है, उसको लेस नंबर ऑफ ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पैटर्न पता होगा। अब इसमें कुछ चीजें क्या है, देयर आर सर्टन थिंग्स रिगार्डिंग दिस स्लिप सर्कल, क्रिटिकल स्लिप सर्कल, कि जब ये स्लिप सर्कल पास होता है थ्रू टो, व्हेन स्लिप सर्कल passes through toe, and if अगर स्लोप एंगल जो है वो 53 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 3 डिग्री से ज्यादा है, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 3 डिग्री से ज्यादा है, हाँ तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रुको वैन नहीं आएगा यहाँ पे आएगा द स्लिप सर्कल। स्लिप सर्कल जो है ये पास होगा थ्रू टो, टो से पास होगा अगर स्लोप एंगल 53 डिग्री है, या इक्वल टू या ग्रेटर देन 53 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन 3 डिग्री है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्लिप सर्कल जो है इट विल पास थ्रू द टो, ये टो से पास होगा कब? जब स्लोप एंगल जो है, दिस स्लोप एंगल, स्लोप एंगल कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ये ग्रेटर देन है 53 डिग्री, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वो ग्रेटर देन है 3 डिग्री से, तब स्लिप सर्कल जो है टो से पास होगा। अगर अगर स्लोप एंगल जो है लेस देन 53 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सॉरी इट इज यहाँ पे भी, हाँ, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लेस देन 3 डिग्री, देन द स्लिप सरफेस passes through the base like this। तो इस केस में स्लोप में जो फेलियर आएगा दैट विल बी बेस फेलियर, यहाँ पे टो फेलियर एंड यहाँ पे बेस फेलियर। नाउ फेलिनियस ने नाउ फेलिनियस ने 1936 में एक एम्पेरिकल मेथड प्रपोज किया, एक एम्पेरिकल मेथड या प्रोसीजर प्रपोज किया फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल, फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल, बट किन सॉइल्स में? इन सैचुरेटेड क्लेज, इन सैचुरेटेड क्लेज जिनमें फाइव का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है,
तो फेलिनियस ने 1936 में एक एम्पेरिकल प्रोसीजर प्रपोज किया किन सॉइल्स के लिए, उन सॉइल्स के लिए, सैचुरेटेड क्लेज के लिए, लेकिन किसके लिए, सिर्फ सेंटर के लिए। उसने बोला द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल, ठीक है, उसने बोला द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल कैन बी लोकेटेड बाय द इंटरसेक्शन, ठीक है, उसने बोला द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल कैन बी लोकेटेड बाय ड्राइंग द लाइंस, by drawing the lines from the 2 points of the slope, means एक ये पॉइंट एंड दूसरा ये पॉइंट। तो यहां से अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की एंड इस पॉइंट से दूसरी लाइन ड्रॉ की, जहां पे ये दो लाइंस मीट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। फेलिनियस ने क्या बोला, आप स्लोप से दो लाइंस ड्रॉ कर लो, स्लोप के दो बाउंड्री पॉइंट से। सो एक बाउंड्री पॉइंट ये वाला है, दूसरा बाउंड्री पॉइंट ये वाला है। तो ये दो लाइंस आप लोगों ने ड्रॉ किए, जहां पे ये दो लाइंस मीट करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सर्कल। लेकिन किन सॉइल्स के लिए, रिमेंबर, ओनली फॉर सैचुरेटेड क्लेज के लिए, जिसमें जिनमें 5 का वैल्यू 0 होता है, सिर्फ इन सॉइल्स के लिए। लेकिन अब दूसरा, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन है, हम क्या ये लाइंस ऐसे ही ड्रॉ करेंगे? नहीं, ये लाइंस हमें ऐसे ही ड्रॉ नहीं करने हैं। दीज लाइंस आर ड्रॉन एट सर्टेन एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एट द लोअर एंड ऑफ द स्लोप, जिस एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज नोन एज, दिस एंगल नोन एज अल्फा, एंगल अल्फा। एंड टॉप पॉइंट पे जो जिस एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल जाई। अब इन दोनों एंगल्स का वैल्यू, अल्फा एंड जाई का वैल्यू, ये डिपेंड करता है किस पे, ये स्लोप एंगल पे डिपेंड करता है, आई पे। इसीलिए फिलिनियस ने अल्फा एंड जाई का वैल्यू हमें का टेबल दिया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लोप एंगल। क्लियर? यस सर, लेकिन सर 1 सेकंड वेट कीजिए। ओके ओके, जल्दी करो, मीटिंग एंड हो रही है। सर हो गया। हो गया। अब ये मेथड दिया था फिलिनियस ने, लेकिन ये उसने ये C5 सॉइल्स के लिए नहीं दिया था, उसने ये दिया था सैचुरेटेड क्लेज के लिए। अब फिर C5 सॉइल्स के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जुमिकिस। उसने मेथड दिया 1962 में, अब देखो कितनी देर बाद। उसने ये मेथड 1962 में दिया था फॉर C5 सॉइल्स, लेकिन वो हम कल करेंगे क्योंकि मीटिंग एंड हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा यस सर। एक मिनट में रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ।